हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। तो जैसे ही इस मूवी का स्टार्ट होता है हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसके बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को वो लगा लेता है हॉर्स राइडिंग में, और इस राइडिंग में वो 4 मिलियन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से वो सारे पैसे उधार ले लिए थे और इसीलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और वो उसे काफ़ी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे वापस लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे वो किधर हैं। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग कर आया था तब वो एक लड़की से टकरा गया था, तो ज़रूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली थी। अब चूंकि सियोंग के पास पैसे तो होते नहीं थे, इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम दे देते हैं जिसमें वो उनके पैसे लौटा सके। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। इसके बाद से वो जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। जब वो वहाँ बैठ कर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है और ये अननोन पर्सन था। सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफ़ी मार खाने के बाद वो गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होता है अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लेकर आया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो सब एक दूसरे को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ तकरीबन 456 लोग थे। वो सभी प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था। और इस फैसिलिटी का जो लीडर था वो एक फोर्टमैन था और वो सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ थी कि जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे बहुत ज़्यादा। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर जिनमें लड़की का नाम साइबियोक और लड़के का नाम जेंग होता है, उनके बीच में फाइट होती है। और यहाँ पर साइबियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहन रखा था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जाकर जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सियोंगो से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से ही जानता था। सियोंग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहली गेम के लिए वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल काफ़ी सिंपल था और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद देगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब लोगों ने एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब यही देखकर सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो खतरे में है, इसीलिए वो सब डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसीलिए जो जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह से इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से लेकर जाया जाता है और अब 456 में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो गेम को स्किप कर सकती है,
इसलिए उनका लीडर उन्हें फ्रंट मैन होल्डिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज़ मनी दिखाई जाती है जो कि विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम छोड़कर जाता है तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइस टोटल 45 मिलियन वॉन्स होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रीज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर पुलिस को वो सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बात पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। इधर सियोंग का क्लासमेट अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सियोंग को अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पाँव काफ़ी इंजर्ड था। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज़्यादा बढ़ गई, तो डॉक्टर्स उसे सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में वो सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसने तो इवन अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तभी इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन फिर सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ़्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सेबियो के एक एजेंट से मिलता है, क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ साउथ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सेबियो वही लड़की थी जिसने उसके पैसे लिए थे सियोंग के। उसे भी काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी और उसका एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं अपनी मदर को यहाँ पर ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है वहाँ पर, और वो ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा से जाएगा उस गेम को ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास लाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ी का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर को एक आइलैंड पर मौजूद एक फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला गेम कौन सा वाला है और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद उनकी अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं और रात को सेबियो और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम में जाते हैं। यहाँ पर वो गार्ड की नज़र से बचते हुए इस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो गार्ड्स वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेबियो वापस आ चुकी थी। इसके बाद सेबियो अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सेंगू इन दोनों की बातें सुन लेता है और वो उस बारे में साइबिक से पूछता है, जिस पर साइबिक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप्स से उन्होंने किसी एक शेप को चूज़ करना था। अब यहाँ पर सेंगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। सेंगू सियोंग को बताता है कि सब ने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सबको एक छोटा सा बर्तन दिया जाएगा जिस पर के शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए हुए, लेकिन अगर शेप ज़रा सी भी ख्याल हो जाए तो उन्हें मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगू तो इजीली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन वो फिर किसी न किसी तरह से करके इस गेम को भी जीत जाता है। इसके बाद वापस उन सबको एक रूम में लाया जाता है। यहाँ पर 187 प्लेयर वापस आए थे, जिनमें से 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जेंग के एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जेंग उस लड़के को इतना ज़्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है।
इधर ही हम देखते हैं कि उनमें से प्लेयर में से एक डॉक्टर भी होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के आर्गन्स निकाल कर उन्हें चाइनीज़ को बेचने का काम करता है। इसके बाद जब भी डेड बॉडीज़ को लेकर जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज़ को गायब कर देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंट मैन से छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेजेस डिलीट कर देता था और गार्ड्स और डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही डॉक्टर को वो अपनी गेम के बारे में अगली भी बताता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सेंगू को पता था कि सियोंग की टीम ज़रूर कुछ उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुला लेता है और उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है। इधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जेंग की टीम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जेंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जेंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जेंग एक लड़की को मारकर सेबियक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरी गेम के लिए लेकर जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो सब लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जेंग को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो सेबियक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगू भी अपनी एक टीम बना लेता है। क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की ज़रूरत थी, इसलिए सेबियक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वार का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जेंग की टीम बड़ी आसानी से ये जीत जाती है। इसके बाद बारी होती है सेंगू की टीम की। तो प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी टग ऑफ वार्स किए, इसलिए वो उन सबको गाइड करता है कि ये गेम कैसे खेलनी है। इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 20 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सेंगू उन सबको कहता है कि रेडी रहना। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जेंग की टीम में से एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, इसलिए जेंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही ना साइड पर लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज़ के आर्गन निकाल रहे होते हैं और एक आर्गन को डिलीवर करने के लिए जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 को। तो वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसके सिर्फ एक ही किडनी थी और वो उसे ज़ोंबी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो आर्गन डिलीवर करने जाना था, वो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में यहाँ पर आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक हो जाता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद 28 और 29 यानी वो ऑफिसर को वो डिलीवरी करने के लिए चले जाते हैं आर्गन्स को। तो रास्ते में ऑफिसर ये नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तो ऑफिसर नंबर 28 उसे ये बताता है कि इसके बाद इस टनल को तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद ऑफिसर उसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है तो उसे शक हो जाता है। वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर ऑफिसर अपना फेस भी दिखा लेता है, साथ साथ वो 28 पर गन भी पॉइंट कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उसे एक किडनी वाले आदमी के बारे में भी पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ोंबी कह रहे थे, जिस पर वो नंबर 28 उसे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस लड़की कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ पर सबका डेटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर 28 को मार देता है। इधर वो गार्ड से अगली गेम के बारे में डॉक्टर पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता। तब इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वही गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फ़ाइट होने लगती है। इसी में डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है। इसके बाद गार्ड भी इसका पीछा करता है और वो दोनों प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड उस डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। साथ साथ उन्हें वहाँ पर 28 की बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें यह पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। इधर वो ऑफिसर लीडर फ्रंट रूम के मैन में चला जाता है। वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स होते हैं और जब ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। इधर सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए लेकर जाया जाता है जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स करते भी ऐसे ही हैं, वो अपना प्लेयर चुनते भी हैं। सेबियक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं।
ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर को सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई ज़बरदस्ती किए, और जब दूसरा पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सेंगू और सियोंग का फ्रेंड आड और इवन का गेम खेलते हैं जिसमें उन्होंने गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सेंगू के सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सेंगू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगू को पता चल जाता है कि वो अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसा कर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार जाएगा तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा कराया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगू मार्बल लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है, और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है, और यहाँ पर दोनों यानी बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन आर्ड खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी ये भूल जाता है कि उसने क्या चूज़ किया था, तो सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफ़ी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तो यहाँ पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, मैं सिर्फ पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और उसे सारे मार्बल्स दे देता है। इसके बाद सैबियक और उसके फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार की जगह ज़्यादा करीब फेंकेगा वो जीतेगा। पहले सैबियक अपने मार्बल फेंकती है, लेकिन जब सैबियक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल फेंक देती है। लेकिन जब सैबियक ये देख लेती है तो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि नहीं सैबियक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है, और इसी वजह से सैबियक की फ्रेंड उसको मार दिया जाता है। इसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से लेकर जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस से रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जेंग देखता है कि वो सैबियक की वो वाली फ्रेंड अभी तक जिंदा है जो कि बड़ी आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सैबियक की ये वाली फ्रेंड जेंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था तो इसी वजह से जेंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ID कार्ड मिलता है पुलिस ऑफिसर का। तभी फ्रंटमैन को ये पता चलता है कि उसके सारे VIPs आ चुके हैं, इसलिए फ्रंटमैन उसे लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे VIPs को उनके रूम में लेकर जाया जाता है। इसके बाद फ्रंट रूम को VIP रूम में जाकर वो उस ऑफिसर के बारे में बताता है, और ये आदमी मेन होता है। ये कौन होता है ये हम आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे उनको एक 5वीं गेम के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े हुए थे, और वह सभी प्लेयर अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर भी एक प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ में लास्ट और पहला और आखिरी नंबर ही रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है। और अगर उसने लास्ट वाला किया तो उसे क्या पता चले कि टाइम ही कम रह जाए और उसकी बारी ना आए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया। इसके बाद उन्हें एक गेमिंग रूम में लेकर जाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज के दूसरी तरफ जाना होता है। ब्रिज के दोनों तरफ गिलास लगे होते हैं, एक तो होता है आम गिलास और दूसरा होता है टेम्पर्ड गिलास। आम गिलास पर पाँव रखते ही वो टूट जाता है और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जेंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाएं सारे मर जाएं। तभी वहाँ पर जेंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी, और वो जेंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जेंग को पकड़ लेती है और इसे ले जाकर नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा, लेकिन जब फ्रंटमैन को उसका पता चलता है इस बात का तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बनता है, इसलिए सेंगू उस आदमी को धक्का दे देता है। यहाँ पर सेंगू, सियोंग और सैब्यूक ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफ़ी सारी चोटें लगती हैं, खास तौर पर सैब्यूक को। वो तो उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब उस VIP को उस ऑफिसर पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूँगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस VIP को ले जाकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस VIP को बेहोश कर देता है
और इस बात का फ्रंटमैन को पता चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए वो ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारी सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, तो वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई है। इसके बाद ऑफिसर यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिर जाता है। उधर गिलास लगने की वजह से साइबी काफ़ी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका था। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए लेकर जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दी जाती है, यानी रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। तभी सैबियो ये नोटिस करता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो सैबियो को कहता है कि फ़िक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर देंगे। सैबियो को उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ कर आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी ज़िंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज़ का ख्याल रखना होगा। अब सैबियो की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए सियोंग को मदद जानने के लिए लाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगू सैबियो को मार चुका था। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए लेकर जाया जाता है। गेम का रूम बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर दो, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगू की हालत ख़राब होने लगती। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। तभी सियोंग सेंगू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था, और जब उस वो एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, यानी वो अब काफ़ी नशा करने लग गया और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े का है, प्लेयर नंबर 1, और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर बूढ़ा आदमी वो उसको बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारी गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा उसे खेलने में मज़ा आता था। वो कहता है कि पैसे जो तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं, और ये कहते उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सेब्यू के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वहाँ से वो सेंगू की मदर के पास लेकर जाता है, और वो सेंगू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रही हो लोगों की ज़िंदगी के साथ। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग, अगर तुमने ज़िंदा बचना है तो प्लेन पर चढ़ जाओ। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।